हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक 4.4 दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हमें ड्रॉबैक स्टडी करना है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। सो लेट अस गो बैक टू द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रुदरफोर्ड पुट फोर्थ हिज मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। हमें पीछे जाना है, ठीक है। गो बैक टू द पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हमें पीछे जाना है। रुदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल प्रपोज किया था या फिर उसका जब मॉडल आया था रुदरफोर्ड का, दैट इज़ अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो उसके पॉइंट्स देखने के लिए हमें पीछे जाना है। एक्चुअली आपको रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं, आपको डायरेक्ट उसके ड्रॉबैक्स दिए, क्योंकि आपको स्टडी में बोर एटॉमिक मॉडल है और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उसने एटम के बारे में स्टडी करके मतलब एटम की स्टडी की है, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल यूज़ किए, उसमें एक पर्टिकुलर सोर्स है उसने रेडिएशन पास आउट किए, और जब वो रेडिएशन में से पास आउट होता है तो वो गोल्ड फॉइल को अटैक करते हैं, बम्बार्ड होते हैं, और जब बम्बार्डमेंट होता है तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल जो है, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स होता है, उस अल्फ़ा पार्टिकल्स में से जो अल्फ़ा रेज जो है वो स्कैटर होते हैं, और वो स्कैटर करके उस गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड होते हैं। उसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ रिफ्रैक्ट होते हैं। तो उसके बेसिस में ये मॉडल रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बना है, और उसी के बेसिस पे एटम का स्ट्रक्चर रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैंने जो इन शॉर्ट आपको बताया, उसने एक अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब सोर्स, अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स कंसिडर किया जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। फिर वो अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स को एक स्लीट में से पास आउट किया, और फिर वो स्लीट में से पास आउट करने के बाद उसके एग्जैक्टली सामने गोल्ड फॉइल को रखा है, और वो गोल्ड फॉइल जो है वो एक कवरिंग से कवर्ड भी है। ठीक है, और जब वो जो अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा रेज जब इमिट होते हैं तो वो लाइन, वो स्लीट जो स्लीट वहाँ पे रखी है, वो स्लीट के बीच से पास आउट होता है, और वो स्लीट में से पास आउट होकर वो गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करता है। जब वो अल्फ़ा रेज गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं सम एंगल से, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी होते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर एंगल भी है। और उसके बेसिस पे रुदरफोर्ड कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करता है, और इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड उसके चार्जेस के बारे में वो बताता है। अब इसके हमें ड्रॉबैक्स दिए हुए कि मतलब रुदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया है, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो हमें स्टडी करना है। एंड इट इज़ अकिन टू मिनेचर ऑफ सोलार सिस्टम, मतलब जो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, इट इज़ अकिन टू मिनेचर ऑफ द सोलार सिस्टम। It is akin to a miniature of solar system, the nucleus playing the role of massive sun and electrons are lighter planet. So what is the meaning of it is akin to miniature of the solar system? Akin is nothing but the similar. Akin means what? Similar. It is similar to मिनिएचर। मिनिएचर मतलब स्मॉल वर्जन ऑफ सोलार सिस्टम। जैसे हमारे नेचर में सोलार सिस्टम से आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे सन है उसके अराउंड में बाकी सारे और जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व होते रहते हैं, वैसे ही ये जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो एक स्मॉलर वर्जन है। किसका स्मॉलर वर्जन है? सोलार सिस्टम का स्मॉलर वर्जन है। जैसे सोलार सिस्टम में सन और बाकी प्लैनेट उसके अराउंड में रिवॉल्व होते रहते हैं, वैसे ही ये उसी का स्मॉलर वर्जन है। मिनिएचर मतलब क्या? स्मॉलर वर्जन। किसका? सोलार सिस्टम का। ठीक है, मतलब एंड अकिन मीन्स व्हाट? सिमिलर। इट इज़ सिमिलर टू अ मिनिएचर ऑफ सोलार सिस्टम, मतलब वो सिमिलर है स्मॉलर वर्जन ऑफ सोलार सिस्टम से। ठीक है, मतलब जैसे सोलार सिस्टम का स्मॉलर वर्जन है उससे वो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सिमिलर है। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये बोलना है कि रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है इट इज़ सिमिलर टू द स्मॉलर वर्जन ऑफ सोलार सिस्टम। ठीक है, रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो कैसा है? सिमिलर है टू स्मॉलर वर्जन ऑफ सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम के स्मॉलर वर्जन से रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सिमिलर है। ठीक है, सो और उसी के अकॉर्डिंग उस रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ मासिव सन, उस सोलार सिस्टम में जो मासिव सन है दैट प्लेइंग द रोल ऑफ न्यूक्लियस। एंड आपको पता है कि मासिव सन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट द सेंटर, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो दैट न्यूक्लियस कंसिडर एज अ मासिव सन, एंड जो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व होते दैट्स अ लाइटर प्लैनेट।
ठीक है, उसका सिमिलरिटी डिस्क्राइब किया है. सो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉडल कुड नॉट बी स्टेशनरी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड वुड पुल देम टूवर्ड्स इटसेल्फ. इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, उस मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स दिए, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉडल कुड नॉट बी स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं है. स्टेशनरी मतलब स्टेबल, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहते. ठीक है, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रहना, तो वो स्टेशनरी नहीं है. एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड वुड पुल देम टूवर्ड्स इससे, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे को मतलब उस इलेक्ट्रॉन को वो पुल करते हैं. ठीक है, वो न्यूक्लियस उसको पुल करता है अपने तरफ, इसकी वजह से वो स्टेशनरी नहीं होते. एंड दिस वुड फॉर्म अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल. और ये जो हमने जो अभी डिस्क्राइब किया है कि वो स्टेशनरी नहीं होते, वो रिवॉल्व होते रहते, तो दिस वुड फॉर्म अ मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल का स्मॉलर वर्जन जो है उसके जैसे मतलब स्मॉलर वर्जन फॉर्म करता है. एक्चुअली थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो इट्स अ बिगर वर्जन. ठीक है, और उसका स्मॉलर वर्जन जो है ये फॉर्म करते कौन, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होना, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना. ठीक है, ये मॉडल हमने कहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो हमने कहाँ पे देखा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ठीक है, वो भी आपको दिया नहीं है, देखते आगे है कि नहीं. ठीक है, मतलब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में भी ऐसा ही पॉइंट दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होते रहते हैं या फिर उसके आजू बाजू में रहते हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है. तो ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल है वो उसका स्मॉलर वर्जन है. आपको समझ में आ गया जो मुझे कहना है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में होता है. बट थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बिगर टाइप का होता है और उसका ये स्मॉल वर्जन है, मतलब उसका स्मॉलर मिनिएचर है, स्मॉलर वर्जन है. ओके, सॉरी, मिनिएचर वर्जन है मतलब स्मॉलर वर्जन है. नाउ however, the electrons revolving about the nucleus as described by the Rutherford also pose a problem. इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में एज डिस्क्राइब बाय रुदरफोर्ड, जैसे रुदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, एक जगह पे नहीं रहते, वो रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के अबाउट. रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस एज डिस्क्राइब बाय द रुदरफोर्ड ऑल्सो पोज अ प्रॉब्लम. उसके वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है. मतलब रुदरफोर्ड ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे थॉमसन मॉडल में होता है वैसे ही. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द रुदरफोर्ड मॉडल आर नेगेटिवली चार्ज. रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन ऑर्बिटल मोशन. और मतलब जो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो एक ऑर्बिटल मोशन में होते हैं, मतलब ऑर्बिटल मोशन में, मतलब ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होते रहते हैं. एंड सच ऑर्बिटल मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, और ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. अब एक्सेलरेटेड मोशन उसको क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज़ अकम्पनीड बाय द कंटिन्यूस चेंज इन द वेलोसिटी. क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है एज नोटिस फ्रॉम द कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती है, और वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से उसको कहा है कि उसकी मोशन कैसी है, एक्सीलरेटेड मोशन है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू, ये हो गया पॉइंट रुदरफोर्ड के बारे में. आपको अभी तक जो पॉइंट मैंने समझ में आके दिए वो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. आपको मैंने इन शॉर्ट में उसका मॉडल भी बताया है. तो रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब रुदरफोर्ड का मॉडल जो है वो सोलर सिस्टम की जैसे ही होता है. इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ सोलर सिस्टम. इट्स अ सिमिलर टू द सोलर सिस्टम. उसमें से मासिव सन को न्यूक्लियस कंसिडर किया है, और जो लाइटर प्लैनेट्स है उसको हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी नहीं होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ एग्जर्ट होते हैं. इनडायरेक्टली वो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग या फिर थॉमसन मॉडल के जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में. और रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है, मतलब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है, बट
ये जो ऑर्बिटल मोशन है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो रुदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कैसी थी, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, बिकॉज जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उसकी वेलोसिटी सर्कुलर मैनर में जब रिवॉल्व होता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो उस मोशन को हम बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा के दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, accelerated charged particles would emit the electromagnetic radiation. According to the electromagnetic theory ऑफ मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वुड इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर है, ठीक है, और वो एक्सीलरेटेड है। एक्सीलरेटेड मतलब अभी मैंने आपको समझा के दिया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है, वो भी सर्कुलर पाथ में, स्पाइरल मतलब सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व होता है तो उसकी जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और इस वजह से हम उसके मोशन को बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी है उसके अकॉर्डिंग उसने दिया है कि जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अब हमारा इलेक्ट्रॉन तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, उसकी वजह से उसकी मोशन भी क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, इसलिए वो पार्टिकल क्या है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट है कि जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। इसका मतलब क्या कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 100% इमिट करता है, ठीक है। बट एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वुड इमिट द रेडिएशन इक्विवेलेंट एनर्जी पजेस बाय द रेडिएशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वुड इमिट रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है वो भी रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन की जो एनर्जी है दैट इक्विवेलेंट एनर्जी पजेस्ड बाय रेडिएशन, और जो रेडिएशन इमिट करता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, मतलब रेडिएशन जो इमिट करता है उसकी वजह से उसके पास एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, और उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, ठीक है। इट पजेस इलेक्ट्रॉनिक मोशन, समझ में आया। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है, वो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या इमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। इसके वजह से इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो भी रेडिएशन को इमिट करता है, और रेडिएशन की जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी हेल्प्स टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है, ठीक है। एंड द ऑर्बिट वुड देयरफॉर श्रिंक कंटिन्यूसली, और इसके वजह से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, उस रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आता है, तो इसके वजह से जो ऑर्बिट होती है ना वो रेडिएशन की वजह से श्रिंक हो जाती है, मतलब कंटिन्यूसली श्रिंक होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग में होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहता है अबाउट द न्यूक्लियस, वुड फॉलो स्पायरल पाथ टू द न्यूक्लियस। वो क्या करता है, एक स्पायरल पाथ फॉलो करता है, मतलब ऐसे जैसे अगर मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन भी है। अब जैसे वो रेडिएशन तो इमिट करेगा ही, और रेडिएशन इमिट करने की वजह से ये जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जाएगी, ठीक है, मतलब ये थोड़ा क्लोजर आती जाएगी, और उसके वजह से ये श्रिंक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्पायरल पाथ फॉलो करते 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 इसमें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर गया तो फिर ये एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं रहेगा, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो इट कैन सीन दैट द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज़ अ इंस्टिंक्टिव इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। इसका मतलब रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है उसके अंदर एटम की इंस्टेबिलिटी हमें दिखती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो और ऑर्बिट में रिवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पर्टिकुलर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होना चाहिए। बट मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो भी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रेडिएशन इमिट करता है, और रेडिएशन इमिट होने की वजह से ये ऑर्बिट धीरे धीरे श्रिंक होती है, क्लोजर आती जाती है, और उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते 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 ऑर्बिट श्रिंक होते होते वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। और ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन ही अगर न्यूक्लियस के पास चला गया तो एटम का स्ट्रक्चर रहेगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है दैट शोज द इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये उसका ड्रॉबैक हो गया। मतलब रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो कैसा है? इंस्टेबिलिटी शो करता है एटम की, तो ये उसका ड्रॉबैक है। इट डजंट टेल अबाउट द इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट डजंट टेल अबाउट द स्पाइरल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट रियल एटम जो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, और रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो वो अनस्टेबल शो कर रहा है, तो इसीलिए ये उसका ड्रॉबैक है। इसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है। ये हो गया उसका एक ड्रॉबैक। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम उसका अब सेकेंड ड्रॉबैक देख लेते हैं। सो उसका सेकेंड ड्रॉबैक देखते हैं। द सेकेंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जी। उसका सेकेंड ड्रॉबैक, सीरियस ड्रॉबैक कौन सा है? कि रुदरफोर्ड मॉडल इज दैट रुदरफोर्ड मॉडल ऐसा है कि इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिट्स होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली कैसे करना है, कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखना है, इसके बारे में वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी होती है इसके बारे में वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। द ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल वेर ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल, और रुदरफोर्ड के जो भी ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक बोर एटॉमिक मॉडल में क्लियर हो जाते हैं, या फिर रुदरफोर्ड मॉडल वेयर ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल। मतलब बोर एटॉमिक मॉडल में ये जो रुदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है वो क्या हो जाते हैं? पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, बोर एटॉमिक मॉडल आपको दिया है स्टडी में, और उसके पहले आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम्स अगर है तो उसके ऊपर अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पास आउट करते हैं तो वो पर्टिकुलर उसकी रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस वो एब्सॉर्ब करता है और कुछ रेडिएशंस वो इमिट करता है दूसरे वेवलेंथ की, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, और वो जो लाइन है वो हम स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी करते हैं। उस स्पेक्ट्रल लाइन के हेल्प से अलग अलग रीजन्स बनते हैं, और उस रीजन के हेल्प से हम एक पर्टिकुलर एटम की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके नेचर के बारे में, उसके मास के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इंट्रोडक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा थोड़ा सा इनफैक्ट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और नाउ इन दिस स्टेज आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया है तो उसकी कुछ टर्म्स आपके लिए नई रहेगी, कुछ एक्सप्रेशन नए, एक्चुअली वो डिराइव किए हुए हैं, उसका डेरिवेशन भी है, बट स्टिल अभी आपको जस्ट जैसा का वैसा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इट्स वेरी वास्ट, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको ये दोनों ड्रॉबैक समझ में आ गए। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ ड्रॉबैक, ठीक है। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैंने आपको अभी बताया था। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक क्या है, एक अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स है, और वो अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स में से अल्फ़ा रेज का इमिशन होता है, फिर वो जो है उसको, अब इसमें से जो रे इमिट होंगे उसकी सबकी वैलेंस तो सेम नहीं होगी, सबकी वैलेंस अलग अलग रहेगी, इसलिए हम उस रेस को किसके बीच में पास आउट करते हैं? स्लिट्स के बीच में से, जो स्लिट्स होती है उसके बीच में से पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें से जब लाइट पास आउट होती है तो इट बिकम्स ऑफ सेम वैलेंस। इसमें से जो रेज निकलेंगे वो सारे सेम वैलेंस के रहेंगे, और वो जो रेज है वो गोल्ड फॉइल के बीच में से क्या करेंगे, गोल्ड फॉइल को क्या करेंगे, बम्बार्ड होंगे, अटैक करेंगे। और ये जो गोल्ड फॉइल है वो हमने एक सर्कुलर मैनर में एक एपरेटस है, मतलब एक उसको कवरिंग है जिसके थ्रू हमने इसको पास आउट किया है,
ठीक है। उसको और इसका जो अंदर का साइड है वो ब्लैक मैटर से कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये जो रेज है एक्चुअली इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट कवर द ब्लैक मटेरियल, एक्चुअली इसको कवरिंग है जिसकी वजह से रे जो है वो प्रॉपर वे से पास आउट हो जाए, ठीक है। तो जब ये मैं जब आपको जैसे इंश्योर बता रही हूँ, जब ये गोल्ड रेज जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को अटैक करते हैं तो उसमें से कुछ रेज जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ रेज इसको अटैक करके वो फिर से रिफ्रैक्ट आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, और कुछ जो है वो फिर से कुछ ट्रांसमिट होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ट्रांसमिट होते हैं, तो ये तो सबका अलग अलग एंगल होता है और उसके एंगल के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करके रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया है, ठीक है। और उसके मॉडल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस जो है वो मतलब जो एटम का मॉडल है वो सोलर सिस्टम का स्मॉलर वर्जन है, और उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है सन के जैसे सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड में प्लैनेट के जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवॉल्विंग के टाइम पे कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वजह से उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होता है तो वो हमेशा रेडिएशन को इमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी रेडिएशन को इमिट करता है, और जब वो रेडिएशन को इमिट करता है तो उसी रेडिएशन की एनर्जी की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी होती है, और उस रेडिएशन की वजह से वो ऑर्बिट स्ट्रिंग होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एटम का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड, बट एटम रियल में स्टेबल होता है। एंड उसके बाद उसने ये बताया था सेकेंड ड्रॉबैक का कि उसने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर उसकी कैसी एनर्जीज होती है, इसके बारे में वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो ये रुदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक्स है, ठीक है। सो थैंक यू।